नमस्ते, जय हिंद। इस एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं रोहित आज बताऊंगा रक्त की जटिल संरचनाओं के बारे में। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या पाया जाता है, इसके कितने भाग होते हैं, किस भाग में किस चीज़ की कितनी मात्रा होती है और किस चीज़ की कमी से HIV रोग होता है, इसमें किस चीज़ की अधिकता से कैंसर होते हैं और क्या पाए जाने से ब्लड जो है थक्का बनाता है। ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं रक्त के बारे में। रक्त एक प्राकृतिक कोलॉइड है। रक्त एक संयोजित ऊतक, इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। स्वास्थ्य मनुष्य में 5.5 लीटर अर्थात कुल भार का, यानी मनुष्य के पूरे वजन का 7% भाग ब्लड पाया जाता है इसकी बॉडी में। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड आधा लीटर कम होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है, यानी कि ब्लड के माध्यम से हमारे अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ये CO2 O2 आदि चीज़ों का परिवहन होता है। रक्त का निर्माण कुल जो है भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में होता है, यानी कि जैसे अस्थिमज्जा में हम पैदा होने के बाद जो हमारा रक्त निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन बच्चे में तो हड्डी पाई नहीं जाती है, जिसकी वजह से होती भी है तो बहुत लचीली होती है। इसकी वजह से भ्रूण अवस्था में बच्चों का जो निर्माण होता है वो मीसोडर्म में होता है, यानी लीवर के अंदर। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यानी जो ब्लड होता है ये जाके हमारे स्प्लीन में जमा रहता है, इसकी वजह से इसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। और हम आगे जानेंगे कि इसी को हम कब्र भी कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विनिमय हार्वे ने किया था। इस रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% और रुधिराणु 40 से 45% होता है। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और रुधिराणु में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स जिसको आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिसको प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाने। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स या प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। रक्त प्लाज्मा एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त जो है प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन फाइब्रोनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यानी कि फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति ही रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है। सेरम क्या है उसको जानते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लेता है तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है, और सेरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सेरम से ही की जाती है। तो अब हम कणिका यानी कॉर्पस्कल्स के बारे में जानेंगे। ये जो है रक्त का कणकीय भाग होता है। ये चाय पत्ती की तरह हमारे ब्लड में घूमता रहता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों इसके इन तीनों पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। रुधिराणु का 90% भाग आरबीसीज होता है। आरबीसीज की कुल संख्या 5 मिलियन लगभग 50 लाख होती है। आरबीसीज में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसीज का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी हड्डियों में अस्थिमज्जा पाया जाता है, उसके बीच इसका निर्माण होता रहता है, ब्लड का निर्माण। भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण यकृत में, अभी जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बच्चा जो पेट में रहता है उसको भ्रूण कहते हैं, और उसमें उस दौरान जो है ब्लड का निर्माण यकृत में होता है। ख़राब हुई आरबीसीज स्प्लीन या यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है, जिसको हम स्प्लीन को आरबीसीज का कब्र कहते हैं। वहीं पर जो जाके, जैसे हम उसको ब्लड बैंक बताएं, अभी सेम उसी तरह हमारा जो ब्लड है वहीं पर जाके नष्ट होता है, यानी कि वहाँ दफन हो जाता है। तो इसलिए हम आरबीसीज को ग्रेवयार्ड या
क्या बोलते हैं, आरबीसीज की कब्र लीवर को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। आरबीसीज का आकार गोल होता है। आरबीसीज का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना होता है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 एम प्रति 100 ml होता है। महिला में यही घटकर 139 हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया जैसे घातक रोग होते हैं। श्वेत रक्त कणिका है दूसरा, हम जो WBCs की बात करते हैं, इनकी संख्या 8,000 से 10,000 तक के बीच होती है। इनमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये सफ़ेद होता है। WBCs का आकार अनियमित होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। और आरबीसीज और WBCs की हम अगर अनुपात की बात करें तो 600:1 होता है। यह हमें संक्रमण यानी बीमारी से बचाता है, अर्थात हमारी रक्षा करता है। WBCs को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। WBCs कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये तीनों बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। मोनोसाइट ये सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। मोनोसाइट्स आकार में बड़ा होता है, ये बताया वहाँ पर। हम आते हैं तीसरा, प्लेटलेट्स को जानते हैं। इससे पहले कि हम लिम्फोसाइट्स में जान लें कि T सेल और B सेल पाए जाते हैं जो बीमारियों से मुख्य रूप से हमारी रक्षा करते हैं। और जब HIV होता है तो ये T सेल को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसके बाद प्लेटलेट्स इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख पाई जाती है शरीर के अंदर। डेंगू बीमारियों में इसकी संख्या 80,000 से कम हो जाती है, और जब 80,000 से कम हो जाती है तो हमारे ये डेंगू बीमारी के लक्षण हमारे शरीर में प्रतीत होने लगते हैं। रक्त का कार्य, इससे पहले जो डेंगू है, डेंगू पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जो हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं विस्तार से डेंगू के बारे में। रक्त का कार्य, रक्त पचे हुए भोजन पदार्थ का परिवहन करता है, जो अभी हमने बताया था पिछली स्लाइड में कि ये CO2, प्रोटीन्स, O2, विटामिन्स वगैरह सबका ये परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। लसिका, लिम्फ, यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी HB। हीमोग्लोबिन को HB बोलते हैं और इसमें ये नहीं पाया। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका निकल कर आगे प्रभावित होता है। लसिका का प्रभाव केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं प्रवाह, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, प्रवाह एक दिशा में होता है। कोशिकाओं से हृदय की ओर ये प्रभावित होती है। शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है। यह आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। रक्त का थक्का जमना या बनना, शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में रक्त को थक्का बनने की क्रिया को कैस्केल यानी कैस्केल प्रोसेस कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। अभी हम इसको विस्तार से जानेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। जब शरीर में कहीं कट जाता है, यानी किसी भी जगह पर कोई कट पड़ जाता है, तो ब्लड उस समय बाहर आने लगता है, और जैसे ही बाहर आता है तो वायु के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। जैसे ही ब्लड बाहर आता है, उसमें जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो वायु के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रोनोजन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना जाली के समान होने के कारण इसमें रुधिराण यानी आरबीसीज आकर फंस जाते हैं, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। यानी फाइब्रिन जो है वो नेट की तरह हमारे जो है स्किन पर होता है, और उसमें जब आरबीसीज बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसमें फंस जाती है, और फंसने के बाद थक्का बन जाता है।
अब थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु, ये मतलब ये बताया गया है कि क्या मिलके किस चीज़ से किस चीज़ को जो है मिलके किस चीज़ का निर्माण करता है। जैसे थ्रोम्बोसाइट्स वायु मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन मिलके थ्रोम्बिन। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमने बता दिया है। रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ जो है के का होना, विटामिन के का होना, रुधिराण थ्रोम्बोसाइट्स का होना, कैल्शियम का होना, प्रोटीन में फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन का होना अनिवार्य है, तभी हो पाएगा ब्लड क्लॉटिंग। हेमरेज, नसों का फटना ही हेमरेज कहलाता है। इसका कारण विटामिन के है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त के अंदर हेपरीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। तो हेपरीन की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड के नहीं क्लॉटिंग में। अतः हेपरीन को एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोलेंट कहते हैं। हेपरीन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो हेपरीन जो है हवा के संपर्क में आने पर जो है काम करना बंद कर देता है और इससे खून का थक्का बनना शुरू हो जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकता। अगर किसी को हीमोफीलिया की समस्या है तो ये आनुवांशिक बीमारी है। ये मतलब दादा से पिता, पिता से, मतलब ये चलता रहता है, डीएनए प्रॉब्लम है। तो ये बीमारी जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में सबसे पहले पाई गई थी, वहाँ जानकारी थी। तो ये रहा रक्त के बारे में ये रही जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।